भोगवती नगर की राजधानी में खुशियों का मेला लगा हुआ था। चारों ओर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे और हवा में मिठाई की खुशबू फैली हुई थी। महल के ऊंचे शिखरों पर सोने का जल चमक रहा था, मानो सूरज भी इस शुभ अवसर का साक्षी बनने को लालायित हो। राजा रूपसेन का विवाह मगध देश की सुंदर राजकुमारी चंद्रावती से होने जा रहा था। हजारों दीपों की रोशनी से जगमगाते महल के वातावरण में शहनाई की मधुर धुन गूंज रही थी। राजा रूपसेन आभूषणों से लादे घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर निकले। रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। नगरवासी फूल बरसा रहे थे और ढोल ताशों की धमक से पूरा वातावरण उत्सवमय हो उठा था। मगध देश की राजधानी भी खुशियों से सराबोर थी। राजकुमारी चंद्रावती 16 श्रृंगार से सजकर अपने कक्ष में बैठी थी। उनके चेहरे पर विवाह की लाज और हर्ष का भाव स्पष्ट झलक रहा था। जयमाल की रस्म के बाद राजकुमारी चंद्रावती राजा रूपसेन के साथ भोगवती नगर के लिए रवाना हो गई। दोनों राज्यों के बीच के रास्ते को फूलों से सजाया गया था। रास्ते में गांवों के लोग राजकुमारी का स्वागत कर रहे थे। रानी चंद्रावती मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रही थी। यात्रा के दौरान उनकी साथ में एक सुंदर मैना भी थी, जिसका नाम मदन मंजरी था। भोगवती नगर पहुंचने पर रानी चंद्रावती का राजसी स्वागत किया गया। महल में दोनों का विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। राजा रूपसेन और रानी चंद्रावती एक दूसरे के लिए बने लगते थे। उनके विवाह से भोगवती नगर में खुशियों का नया सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद रानी चंद्रावती ने राजा रूपसेन को एक सुंदर तोता भेंट किया। इस तोते का नाम चिंतामणि था। चिंतामणि हरे रंग का था और उसकी चोंच लाल थी। उसकी आंखें चंचल थी और उसकी वाणी बड़ी मीठी थी। राजा रूपसेन को चिंतामणि बहुत पसंद आया। रानी चंद्रावती ने बताया कि यह तोता भविष्यवाणी भी कर सकता है। चिंतामणि की वाणी सुनकर राजा रूपसेन दंग रह गए। वह सचमुच भविष्य की बातें बता सकता था। एक दिन राजा रूपसेन ने चिंतामणि से पूछा, हे चिंतामणि, मेरा भविष्य कैसा होगा? चिंतामणि ने मीठी वाणी में कहा, महाराज, आपका भविष्य उज्जवल है। आप लंबे समय तक राज्य करेंगे और प्रजा आपसे सुखी रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपका वैवाहिक जीवन प्रेम से भरा रहेगा, लेकिन कभी कभी कुछ गलतफहमियां भी आ सकती हैं। राजा रूपसेन ने चिंतामणि की बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने कहा, चिंतामणि, अगर कभी ऐसी कोई स्थिति आए तो तुम मुझे बताना। कुछ दिनों बाद रानी चंद्रावती ने भी चिंतामणि से पूछा, हे चिंतामणि, मेरा भविष्य कैसा होगा? चिंतामणि ने कहा, रानी, आपका भविष्य भी सुखद है। आप राजा रूपसेन के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगी। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी रिश्ते में विश्वास और सम्मान बहुत जरूरी है। रानी चंद्रावती ने भी चिंतामणि की बात ध्यान से सुनी। उन्हें लगा कि चिंतामणि की बात बिल्कुल सही है। कुछ समय बाद राजा रूपसेन ने चिंतामणि और मदन मंजरी को एक साथ एक खूबसूरत पिंजरे में रखवा दिया। पिंजरा सोने का बना था और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। चिंतामणि और मदन मंजरी को यह पिंजरा बहुत पसंद आया। वे दोनों आपस में बातें करते और राजा रानी के कमरे का मनोरंजन करते। एक दिन राजा रूपसेन और रानी चंद्रावती शतरंज खेल रहे थे। चिंतामणि और मदन मंजरी पिंजरे में बैठकर उन्हें देख रहे थे। तभी किसी बात पर उनकी बहस छिड़ गई। देखो रानी, चिंतामणि ने कहा, ये स्त्रियां बड़े लालची होते हैं। वे हमेशा अपने मतलब के बारे में ही सोचते हैं। मदन मंजरी ने तुरंत जवाब दिया, तुम गलत कह रहे हो चिंतामणि। पुरुष ही ज्यादा लालची होती हैं। वे हमेशा गहनों और धन दौलत के पीछे भागती रहती है। उनकी यह बहस बढ़ती गई। चिंतामणि ने कहा, यह सच है कि कुछ पुरुष लालची होते हैं, लेकिन सब नहीं। इस दुनिया में कई ईमानदार और दयालु पुरुष भी हैं। मदन मंजरी ने कहा, ठीक है, लेकिन पुरुष धोखेबाज भी होते हैं। वे प्यार का नाटक करते हैं और फिर धोखा दे देते हैं। चिंतामणि ने जवाब दिया, मैं मानता हूं कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, लेकिन सभी नहीं। इस दुनिया में कई वफादार और त्यागी पुरुष भी हैं। उनकी बहस इतनी तेज हो गई कि राजा रूपसेन और रानी चंद्रावती भी उनको सुनने लगे। राजा रूपसेन ने पूछा, चिंतामणि और मदन मंजरी, आप दोनों किस बारे में बहस कर रहे हो? मदन मंजरी ने गुस्से से कहा, महाराज, चिंतामणि कह रहे हैं कि मनुष्य ज्यादा लालची होते हैं। राजा रूपसेन ने चिंतामणि की तरफ देखा। चिंतामणि ने कहा, महाराज, मदन मंजरी कह रही है कि स्त्रियां ज्यादा लालची होती हैं। राजा रूपसेन मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हो,
लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। यह लिंग पर निर्भर नहीं करता। रानी चंद्रावती ने भी सहमति जताई और कहा, राजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। चिंतामणि और मदन मंजरी कुछ देर शांत रहे। उन्हें एहसास हुआ कि राजा और रानी की बात सही है। उन्होंने अपनी बहस के लिए माफी मांगी, लेकिन यह बहस उनके मन में कहीं न कहीं चलती रही। दोनों यह सोचने लगे कि कैसे वे यह साबित करें कि उनके विचार सही है। इस प्रकार उनके मन में एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा और एक हल्का सा द्वंद्व भी पैदा हो गया। कुछ दिनों बाद रानी चंद्रावती चिंतित दिख रही थी। राजा रूपसेन ने उनसे पूछा, रानी तुम्हें क्या हुआ है? आप परेशान क्यों लग रही हो? रानी चंद्रावती ने बताया, महाराज मुझे कल रात एक अजीब सपना आया था। राजा रूपसेन ने पूछा, वह कैसा सपना था? रानी चंद्रावती ने कहा, सपने में मैंने देखा कि मदन मंजरी बहुत दुखी है। वह मुझसे कह रही थी कि पुरुष बड़े धोखेबाज होते हैं। वे प्यार का नाटक करते हैं और फिर स्त्रियों को ठग लेते हैं। राजा रूपसेन ने रानी को समझाया, रानी सपने का कोई भरोसा नहीं होता। शायद मदन मंजरी चिंतामणि के साथ बहस के बाद परेशान है, इसलिए उसने आपको यह सपना दिखाया होगा। लेकिन रानी चंद्रावती को राजा की बात से पूरी तरह संतुष्टि नहीं हुई। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई कि क्या सचमुच पुरुष स्त्रियों के साथ धोखा करते हैं। दूसरे दिन रानी चंद्रावती ने मदन मंजरी को अपने पास बुलाया। मदन मंजरी रानी के कंधे पर बैठ गई। रानी ने पूछा, मदन मंजरी कल रात तुम चिंतित क्यों लग रही थी? मदन मंजरी ने कहा, रानी साहिबा चिंतामणि कहते हैं कि स्त्रियां लालची होती हैं। मुझे उनकी बात बुरी लगी। रानी चंद्रावती ने मुस्कुराकर कहा, मदन मंजरी चिंतामणि की बातों को दिल पर मत लो। सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। वैसे क्या तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुना सकती हो जिससे यह साबित हो कि पुरुष कितने धोखेबाज होते हैं? मदन मंजरी कुछ देर सोचने के बाद बोली, रानी साहिबा मैं आपको इलापुर नगर के सेठ महाधन की कहानी सुनाती हूँ। रानी चंद्रावती ने उत्सुकता से कहा, हाँ जरूर सुनाओ। मदन मंजरी ने कहानी सुनाना शुरू किया। इलापुर नगर में एक धनी सेठ रहते थे जिनका नाम महाधन था। उनके पास बहुत धन दौलत थी। उनकी पत्नी एक सधी हुई स्त्री थी और उनका एक बेटा भी था। महाधन अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई। लेकिन जैसे ही उनका बेटा जवान हुआ, वह गलत संगत में पड़ गया। वह जुए की लत में फंस गया और सारा दिन जुआ खेलने में ही बिताता। कुछ ही समय में महाधन के बेटे ने सारा धन जुए में हार दिया। उसके पास खाने के लिए भी लाले पड़ गए। एक दिन शर्म के मारे वह इलापुर नगर छोड़कर चला गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह चंद्रपुरी नाम के नगर में पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहता था। महाधन का बेटा सीधे हेमगुप्त के पास गया और अपने आप को मगध देश के एक बड़े व्यापारी का बेटा बताया। उसने झूठ बोला कि वह जहाज से व्यापार करने गया था, लेकिन समुद्र में तूफान आने से उसका जहाज डूब गया और वह किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंचा। हेमगुप्त एक नेकदिल आदमी था। उसने महाधन के बेटे की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने उसे अपने घर में रहने का प्रस्ताव दिया। कुछ दिनों बाद हेमगुप्त ने अपनी बेटी रत्नावती का विवाह महाधन के बेटे के साथ कर दिया। रत्नावती एक सुंदर और सीधी सादी लड़की थी। शादी के बाद वे दोनों साथ रहने लगे। हेमगुप्त ने उन्हें रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी दिया। कुछ समय बाद महाधन का बेटा अपनी पत्नी रत्नावती के साथ इलापुर नगर लौटने की इच्छा जताई। हेमगुप्त उनकी बात मान गए। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारे दहेज के साथ विदा किया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल के पास पहुंचने पर महाधन का बेटा अपनी पत्नी रत्नावती से बोला, यह जंगल बहुत खतरनाक है। तुम अपने सारे गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। रत्नावती अपने पति पर भरोसा करती थी, इसलिए उसने बिना किसी सवाल के ऐसा ही किया। गहने लेने के बाद महाधन का बेटा कहारों को कुछ पैसे देकर उन्हें वापस लौटा दिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी रत्नावती की हत्या कर दी और उसकी लाश को एक कुएं में फेंक दिया। फिर वह सारे गहने लेकर चंद्रपुरी नगर से भाग गया। कुछ दिनों बाद रत्नावती को कुएं से निकाल लिया गया। वह बेहोश थी। होश आने पर उसने अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी बेटी को दिलासा दिया और कहा कि उसका पति जरूर लौट कर आएगा। इधर महाधन का बेटा
चंद्रपुरी नगर पहुंचा। जुए की लत उसके पीछे पड़ी थी। उसने सारे गहने जुए में हार दिए। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने एक और झूठ बोलने का फैसला किया। उसने बताया कि उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ है और वह उसे देखने के लिए इलापुर नगर गया था। उसके ससुराल में उसकी पत्नी रत्नावती के लापता होने की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि रत्नावती की हत्या कर दी गई है। इसलिए जब महाधन का बेटा वहां पहुंचा तो उसकी सास को लगा कि शायद रत्नावती किसी कारण से मायके चली गई है। महाधन का बेटा कुछ दिनों तक अपने ससुराल में रहा। रात के समय जब उसकी सास सो गई तो उसने चुपके से रत्नावती के कमरे में रखी हुई उसकी सारी चीजें चुरा ली। इसके बाद वह फिर से चंद्रपुरी नगर भाग गया। कुछ समय बाद रत्नावती अपने माता पिता के घर लौट आई। उसने बताया कि रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और उसके गहने छीन लिए। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। मदन मंजरी ने कहानी सुनाते हुए कहा, रानी साहिबा, आपने देखा पुरुष कितने धोखेबाज होते हैं। महाधन का बेटा अपनी पत्नी के साथ कितना क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है। रानी चंद्रावती मदन मंजरी की कहानी सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें रत्नावती की दशा पर तरस आया। उन्होंने कहा, मदन मंजरी, यह तो बहुत ही दुखद कहानी है। वाकई में कुछ पुरुष बहुत क्रूर होते हैं। मदन मंजरी ने कहा, रानी साहिबा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसी घटनाएं असल जिंदगी में भी होती है। पुरुष प्यार का नाटक करके स्त्रियों को फंसा लेते हैं और फिर उन्हें धोखा दे देते हैं। लेकिन रानी चंद्रावती को पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद दुनिया में सभी पुरुष ऐसे नहीं होते होंगे। उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि क्या सचमुच स्त्रियां भी ऐसी ही होती हैं? क्या वे भी प्यार का नाटक करके पुरुषों को धोखा देती हैं? दूसरे दिन रानी चंद्रावती ने चिंतामणि को अपने पास बुलाया। चिंतामणि रानी के कंधे पर बैठ गया। रानी ने पूछा, चिंतामणि, कल रात मदन मंजरी ने मुझे एक कहानी सुनाई। उस कहानी में एक पुरुष ने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। चिंतामणि ने कहा, रानी साहिबा, यह सच है कि दुनिया में कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन सभी पुरुष ऐसे नहीं होते। इस दुनिया में कई ईमानदार और वफादार पुरुष भी हैं। रानी चंद्रावती ने कहा, मैं यह मानती हूं, लेकिन क्या स्त्रियां कभी धोखा नहीं देती? क्या वे हमेशा सच्चा प्यार करती है? चिंतामणि ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, रानी साहिबा, मैं आपको कंचनपुर नामक नगर के सेठ सागर दत्त की कहानी सुनाता हूं। रानी चंद्रावती ने उत्सुकता से कहा, हां, जरूर सुनाओ। चिंतामणि ने कहानी सुनाना शुरू किया। कंचनपुर नामक नगर में सागर दत्त नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसके दो बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे का नाम श्री दत्त था। श्री दत्त पढ़ाई में अच्छा था और उसे व्यापार करने का भी काफी शौक था। सागर दत्त ने श्री दत्त की शादी श्री विजयपुर नामक नगर के एक धनी सेठ सोमदत्त की बेटी जयश्री से कर दी। जयश्री बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव चंचल था। शादी के बाद श्री दत्त व्यापार के लिए परदेश चला गया। वह कई देशों की यात्रा करता था और अपने व्यापार को बढ़ाता था। वह जयश्री को नियमित रूप से पत्र लिखता था और उन्हें उपहार भी भेजता था। जयश्री भी श्री दत्त को जवाबी पत्र लिखती थी। कुछ समय बाद जयश्री को अकेलापन महसूस होने लगा। वह दिन भर अकेले महल में रहती थी। उनकी सहेली सुशीला अक्सर उनसे मिलने आती थी। जयश्री और सुशीला दोनों बचपन की सहेलियां थी। एक दिन सुशीला ने जयश्री को विजय नामक युवक से मिलवाया। विजय सुशीला का रिश्तेदार था। वह रूपवान और मीठी वाणी बोलने वाला युवक था। जयश्री को विजय से पहली नजर में ही प्यार हो गया। वे दोनों अक्सर छुप छुप कर मिलने लगे। रात के समय जब सागर दत्त सो जाते थे, तब जयश्री अपनी सहेली सुशीला के घर चली जाती थी और वहां विजय से मिलती थी। सुबह होने से पहले ही वह वापस महल लौट आती थी। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन श्री दत्त व्यापार करके वापस कंचनपुर लौट आए। जयश्री उनके आने से बहुत घबरा गई। उन्हें डर था कि श्री दत्त को उनके गुप्त संबंधों का पता चल जाएगा। श्री दत्त लंबी यात्रा से थके हुए थे। रात को सोने से पहले उन्होंने जयश्री से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन जयश्री ने थकान का बहाना बनाकर बात करने से इनकार कर दिया। रात के समय जब श्री दत्त सो गए तो जयश्री हमेशा की तरह सुशीला के घर चली गई। उस रात विजय के घर पर जश्न का माहौल था। विजय के एक मित्र का विवाह था और जयश्री को भी उस समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।
जश्न के दौरान जयश्री ने काफी शराब पी ली। देर रात जब वे सुशीला के साथ महल लौट रही थी तो रास्ते में एक सांप निकल आया। जयश्री चीख पड़ी और सहम के मारे जमीन पर गिर गई। सांप ने उन्हें डस लिया। सुशीला घबरा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वहां कुछ लोग आ गए। उन्होंने देखा कि जयश्री को सांप ने डस लिया है। उन्होंने जल्दी से जयश्री को उठाकर पास के वैद्य के पास ले गए, लेकिन वैद्य जयश्री को बचा नहीं सका। सुबह होते होते जयश्री की मृत्यु हो गई। जब सुशीला ने सागर दत्त और श्री दत्त को जयश्री की मृत्यु का समाचार दिया तो वे दोनों गहरे सदमे में चले गए। श्री दत्त तो अपनी पत्नी की मौत का कारण ही नहीं समझ पाए। उन्होंने सुशीला से पूछा कि आखिर रात को जयश्री कहाँ थी। सुशीला घबरा गई। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सच बताया तो उन्हें भी फंसाया जा सकता है। सुशीला ने झूठ बोल दिया कि श्रीदत्त के परदेश रहने के दौरान जयश्री को अकेलापन बहुत खलता था। इससे वे मानसिक रूप से परेशान रहती थी। इसी तनाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। श्रीदत्त अपनी पत्नी की मौत के लिए खुद को ही दोष देने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें जयश्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ दिनों बाद विजय को भी जयश्री की मौत का पता चल गया। उसे बड़ा दुख हुआ। वह जयश्री से सच्चा प्यार करता था, लेकिन अब जयश्री चली गई थी और उनका प्यार भी अधूरा रह गया था। कुछ समय बाद सागर दत्त ने श्रीदत्त की दूसरी शादी कर दी। श्रीदत्त खुश थे कि अब उनकी जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां लौट आईं, लेकिन जयश्री की मौत का गम उनके दिल में कहीं न कहीं बना ही रहा। कहानी सुनाते हुए चिंतामणि ने कहा, रानी साहिबा, आपने देखा, स्त्रियां भी कभी कभी धोखा देती है। जयश्री ने अपने पति श्रीदत्त के साथ विश्वासघात किया। रानी चंद्रावती चिंतामणि की कहानी सुनकर स्तब्ध थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जयश्री की मौत और श्रीदत्त के दुख से उनका दिल भर आया। उन्होंने कहा, चिंतामणि, यह भी बहुत ही दुखद कहानी है। वाकई में कुछ स्त्रियां भी गलत रास्ते पर चली जाती है, लेकिन रानी को मदन मंजरी की कहानी और चिंतामणि की कहानी में कुछ खटका लगा। ऐसा लगा कि दोनों कहानियां सिर्फ एक पक्ष को ही उजागर कर रही है। शायद इन कहानियों के पीछे कोई और भी कारण हो सकता था। कुछ देर सोचने के बाद रानी चंद्रावती ने पूछा, चिंतामणि, क्या आपको पता है कि जयश्री ने श्रीदत्त को धोखा क्यों दिया? क्या वह उससे प्यार नहीं करती थी? चिंतामणि ने कहा, रानी साहिबा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद जयश्री को अकेलापन महसूस होता था, इसलिए उन्होंने गलत कदम उठाया। रानी चंद्रावती ने फिर पूछा, और मदन मंजरी की कहानी में क्या आप जानते हैं कि रत्नावती के पति ने उसका इतना बुरा हाल क्यों किया? चिंतामणि ने जवाब दिया, रानी साहिबा, मुझे यह भी नहीं पता। शायद वह जुए का आदी था और सारा धन हार जाने के बाद उसने अपनी पत्नी के गहनों को पाने के लिए यह काला धंधा किया। रानी चंद्रावती ने कहा, मुझे लगता है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। शायद इन कहानियों में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। चिंतामणि ने सोच समझकर कहा, रानी साहिबा, आपकी बात सच है। हो सकता है कि इन कहानियों के पीछे कोई और कारण हो। रानी चंद्रावती ने मुस्कुराकर कहा, देखो चिंतामणि, इसीलिए मैं कहती हूं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही अच्छे और बुरे हो सकते हैं। यह लिंग पर निर्भर नहीं करता। जरूरी है कि दोनों में आपस में प्यार, विश्वास और सम्मान हो, तभी एक सुखी वैवाहिक जीवन संभव है। चिंतामणि ने रानी चंद्रावती की बातों पर गौर किया। उन्हें एहसास हुआ कि रानी की बात सच है। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और कहा, रानी साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अपनी बहस में हमने सिर्फ एक ही पक्ष को देखा। मदन मंजरी, जो पिंजरे में रानी की बातें सुन रही थी, उसने भी कहा, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। रानी साहिबा, आपका शुक्रिया कि आपने हमें यह समझाया। इस तरह राजा रूपसेन और रानी चंद्रावती की समझदारी से चिंतामणि और मदन मंजरी की बहस खत्म हो गई। दोनों ने अब यह समझ लिया कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान है। दोनों को आपसी प्रेम, विश्वास और सम्मान से अपना जीवन सुखी बनाना चाहिए। कुछ समय बीत गया। रानी चंद्रावती और राजा रूपसेन खुशी से अपना वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। उनके बीच आपसी प्रेम और सम्मान था। चिंतामणि और मदन मंजरी भी अब आपस में नहीं लड़ते थे। वे अक्सर एक दूसरे के साथ बातें करते और राजा रानी का मनोरंजन करते। एक दिन
रानी चंद्रावती चिंतित दिख रही थी। राजा रूपसेन ने उनसे पूछा, रानी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम फिर से परेशान क्यों लग रही हो? रानी चंद्रावती ने बताया, महाराज, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा था। राजा रूपसेन ने पूछा, वह कैसा सपना था? रानी चंद्रावती ने कहा, सपने में मैंने देखा कि राज्य में अकाल पड़ गया है, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है और लोग भूख से मर रहे हैं। राजा रूपसेन ने रानी को समझाया, रानी, सपने का कोई भरोसा नहीं होता। शायद किसी बात की चिंता के कारण तुमने यह सपना देखा होगा। लेकिन रानी चंद्रावती को राजा की बात से पूरी तरह संतुष्टि नहीं हुई। उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि क्या सचमुच राज्य में कोई संकट आने वाला है। उसी दिन दरबार में राजा रूपसेन को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य मृगपुरी में युद्ध छिड़ गया है। मृगपुरी का राजा युद्ध में हार गया है और अब वह भोगवती राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह खबर सुनकर राजा रूपसेन भी चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशविरा की। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि वे मृगपुरी के राजा के साथ संधि करने की कोशिश करें। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। राजा रूपसेन ने अपने दूतों को मृगपुरी के राजा के पास संधि प्रस्ताव लेकर भेजा, लेकिन मृगपुरी का राजा घमंडी स्वभाव का था। उसने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया और भोगवती राज्य पर चढ़ाई करने की घोषणा कर दी। मृगपुरी के हमले की तैयारी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग डरने लगे। रानी चंद्रावती का सपना उन्हें सही साबित होता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने राजा रूपसेन से पूछा, महाराज, युद्ध से कैसे बचा जा सकता है? राजा रूपसेन ने कहा, रानी, हम शांति चाहते हैं, लेकिन मृगपुरी का राजा युद्ध के लिए उतावला है। अब हमारे पास युद्ध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कुछ दिनों बाद मृगपुरी की सेना भोगवती राज्य की सीमा पर पहुंच गई। युद्ध शुरू हो गया। भोगवती राज्य की सेना कम थी, लेकिन उनका हौसला ऊंचा था। राजा रूपसेन खुद सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों तरफ से काफी हताहत हुई। रानी चंद्रावती महल में युद्ध की खबरों का इंतजार कर रही थी। चिंतामणि और मदन मंजरी उन्हें दिलासा दे रही थी। एक दिन युद्ध से एक सैनिक घायल अवस्था में महल पहुंचा। उसने रानी चंद्रावती को बताया कि राजा रूपसेन युद्ध में वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन दुश्मन की सेना ज्यादा ताकतवर थी। राजा रूपसेन को युद्ध में कैद कर लिया गया है। यह खबर सुनकर रानी चंद्रावती बेहोश हो गईं। उन्हें होश आने पर महल में कोहराम मच गया। मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने फैसला किया कि मृगपुरी के राजा के साथ संधि करके राजा रूपसेन को रिहा कराया जाए। दूसरी तरफ मृगपुरी का राजा जीत से मगरूर हो गया था। उसने भोगवती राज्य को अपने राज्य में मिलाने का फैसला किया। उसने भोगवती राज्य को संधि का प्रस्ताव दिया, लेकिन शर्त यह रखी कि रानी चंद्रावती को उसे सौंप दिया जाए। मंत्रियों ने रानी चंद्रावती को यह शर्त बताई। रानी चंद्रावती ने कहा, मैं मृगपुरी के राजा के पास नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। लेकिन रानी जानती थी कि अगर उन्होंने मृगपुरी के राजा के पास जाने से इनकार कर दिया तो भोगवती राज्य के लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपने देशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने मंत्रियों से कहा, मैं मृगपुरी के राजा के पास जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले आप लोग राजा रूपसेन को वापस लाने की व्यवस्था करिए। मंत्रियों ने रानी की बात मान ली। उन्होंने मृगपुरी के राजा के पास संदेश भेजा कि रानी चंद्रावती उनके पास आने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उन्हें राजा रूपसेन को रिहा करना होगा। मृगपुरी का राजा रानी चंद्रावती को अपने पास पाने के लालच में आ गया। उसने राजा रूपसेन को रिहा करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद भारी मन से रानी चंद्रावती को मृगपुरी के लिए रवाना कर दिया गया। चिंतामणि और मदन मंजरी भी रानी के साथ गईं। रास्ते भर रानी चंद्रावती बहुत दुखी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनका भविष्य क्या होगा। क्या वे कभी राजा रूपसेन से मिल पाएंगी? रानी चंद्रावती भारी मन से मृगपुरी की ओर जा रही थी। चिंतामणि और मदन मंजरी उनके साथ पिंजरे में बंद थी। रास्ते भर सैनिकों का पहरा था। रानी को मृगपुरी के राजा के किले में ले जाया गया। वहां उन्हें एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया। कुछ दिनों तक रानी चंद्रावती को राजा रूपसेन से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें चिंता हो रही थी कि उनका क्या होगा। एक दिन मृगपुरी का राजा रानी चंद्रावती के कमरे में आया। रानी को उम्मीद थी कि शायद राजा उन्हें रिहा करने की बात करेगा, लेकिन मृगपुरी का राजा उन्हें रानी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मृगपुरी का राजा बोला,
रानी चंद्रावती, तुम बहुत सुंदर हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनो। रानी चंद्रावती गुस्से से बोली, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, मैं तुम्हारी रानी नहीं बन सकती। मृगपुरी का राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अगर तुम मेरी रानी नहीं बनोगी तो तुम्हें यहां कैद रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी रिहा नहीं करूंगा। रानी चंद्रावती डरी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे सामने झुकने वाली नहीं हूं। तुम मुझे चाहे जितने समय तक कैद में रखो, मैं तुम्हारी रानी नहीं बनूंगी। यह सुनकर मृगपुरी का राजा चला गया। रानी चंद्रावती निराश हो गई। उन्होंने चिंतामणि और मदन मंजरी से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहां से कभी बाहर निकल पाऊंगी। चिंतामणि ने रानी को दिलासा दिया, रानी साहिबा, आप हिम्मत मत खोइए, हम किसी न किसी तरह आपको यहां से निकालने का रास्ता जरूर खोज लेंगे। मदन मंजरी ने भी कहा, हाँ रानी साहिबा, चिंतामणि सही कह रही है, हम आपकी मदद करेंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रानी चंद्रावती निराश थी। उन्हें राजा रूपसेन की बहुत याद आ रही थी। एक रात रानी सो नहीं रही। वे सोच रही थी कि उन्हें कैसे मृगपुरी से भागना चाहिए। तभी उन्हें कमरे के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। रानी चंद्रावती चौकन्नी हो गई। उन्होंने धीरे से चिंतामणि और मदन मंजरी को जगाया। कमरे के बाहर सन्नाटा था। रानी सांसें रोके हुए यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आवाज कहां से आई थी। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। रानी यह देखकर और भी सतर्क हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर रात के इस समय दरवाजा कौन खोल रहा है। साई में छिपकर एक व्यक्ति कमरे के अंदर आया। रानी ने देखा कि वह एक बूढ़ा सैनिक है। उसके चेहरे पर सहानुभूति झलक रही थी। बूढ़े सैनिक ने धीमी आवाज में कहा, रानी चंद्रावती, क्या आप वही हैं? रानी ने भी धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं रानी चंद्रावती हूं। आप कौन हैं और यहां कैसे आई हैं? बूढ़े सैनिक ने कहा, मैं मृगपुरी का ही रहने वाला हूं। मेरा नाम जयंत है। मैं राजा के अत्याचारों से बहुत दुखी हूं। मुझे यह भी पता है कि उसने आपको बलात् रानी बनाने की कोशिश की है। रानी चंद्रावती ने कहा, हाँ यह सच है। जयंत ने आगे कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं आपको यहां से भागने में मदद कर सकता हूं। रानी चंद्रावती को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? जयंत ने जवाब दिया, रानी साहिबा, आप एक सच्ची रानी हैं। आपने अपने पति के प्रति वफादारी दिखाई है। मैं ऐसे राजा की सेवा नहीं कर सकता जो इतना क्रूर है। रानी चंद्रावती जयंत की बातों से प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम यहां से कैसे भाग सकते हैं? जयंत ने कहा, रानी साहिबा, किले के पीछे एक गुप्त रास्ता है जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। मैं आपको उस रास्ते से जंगल तक पहुंचा दूंगा। वहां से आप अपने राज्य वापस जाने का रास्ता खोज सकती हैं। रानी चंद्रावती ने सोचा कि यह उनके भागने का एक अच्छा मौका है। उन्होंने जयंत पर भरोसा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ठीक है जयंत, मैं आपकी बात मानती हूं। जयंत ने उन्हें सचेत किया कि फिलहाल उन्हें कुछ देर के लिए इंतजार करना होगा। रात के दूसरे पहर जब महल में सब सो जाएंगे, तब वे उन्हें किले से बाहर निकाल ले आएगा। इसके बाद जयंत कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। रानी चंद्रावती, चिंतामणि और मदन मंजरी पूरी रात सो नहीं पाई। वे भागने की योजना बना रहे थे और साथ ही उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं उन्हें पकड़ न लिया जाए। रात ढल चुकी थी। महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। रानी चंद्रावती बेचैनी से इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उन्हें लगता था कि जयंत आ गया है। चिंतामणि और मदन मंजरी भी पिंजरे में बैठी फुसफुसाकर रानी का हौसला बढ़ा रही थी। अचानक दरवाजा खुलने की आहट हुई। रानी चौकन्नी हो गई। जयंत सांकेतिक इशारा करता हुआ कमरे में आया। उसने धीमी आवाज में कहा, रानी साहिबा, चलिए, अब वक्त है। रानी ने अपना सारा सामान समेट लिया। जयंत ने उनके कंधे पर एक थैली टांगी जिसमें थोड़ा सूखा भोजन और पानी रखा था। जंगल पार करना खतरनाक था, इसलिए जयंत ने उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा। फिर वे तीनों, रानी चंद्रावती, चिंतामणि और मदन मंजरी, पिंजरे सहित जयंत के पीछे पीछे चलने लगे। महल के गलियारे सुनसान थे। जयंत उन्हें छिपते छिपाते किले के पिछवाड़े ले गया। वहां एक छोटा सा दरवाजा था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। जयंत ने दरवाजा खोला और बाहर निकलने का इशारा किया। रानी थोड़ी हिचकिचाई,
लेकिन उन्होंने जल्द ही फैसला कर लिया। वे जयंत के पीछे दरवाजे से बाहर निकल गईं। रात का अंधेरा था, आसपास पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे। जंगल की ओर जाने वाला एक संकरा रास्ता था। जयंत ने उन्हें बताया कि यह रास्ता जंगल के बीच से होकर निकलता है और सीधे राज्य की सीमा पर पहुंचाता है। उन्होंने चलना शुरू किया। रास्ते में कई तरह की आवाजें आ रही थी, उल्लू की बोलियां, जंगली जानवरों की सरसराहट। रानी चंद्रावती डर रही थी, लेकिन उनके मन में वापस लौटने का ख्याल भी नहीं आया। वे जल्द से जल्द भोगवती राज्य पहुंचना चाहती थी। रात भर चलने के बाद सुबह होते होते वे जंगल से बाहर निकल आए। अब वे अपने राज्य की सीमा के करीब थे। जयंत ने उनसे विदा ली और उन्हें शुभकामनाएं दी। रानी चंद्रावती ने जयंत की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जयंत के जाने के बाद रानी थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। चिंतामणि और मदन मंजरी पिंजरे से बाहर निकल आई। वे रानी की हिम्मत की दाद दे रही थी। अब रानी चंद्रावती को भोगवती राज्य पहुंचने का रास्ता ढूंढना था। वे एक गांव की ओर चल पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से उन्हें अपने राज्य जाने में मदद मिल सकती है। धूप निकल चुकी थी। रानी चंद्रावती थकावट से चूर एक पगडंड पर चल रही थी। चिंतामणि और मदन मंजरी उनके कंधे पर बारी बारी से बैठी थी। आसपास खेत खलिहान नजर आ रहे थे, जो बताता था कि वे किसी गांव के करीब पहुंच चुकी थी। अचानक उन्हें दूर से कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। वे जल्दी से रास्ते से हटकर पास के एक पेड़ के पीछे छिप गईं। थोड़ी देर बाद उन्हें 3 किसान उसी रास्ते से आते हुए दिखाई दिए। किसान आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी बातों से रानी चंद्रावती को पता चला कि वे भोगवती राज्य के ही रहने वाले हैं। रानी ने सोचा कि यह उनके लिए मदद का अच्छा मौका हो सकता है। जब किसान उनके पास से गुजरने लगे तो रानी ने उन्हें आवाज लगाई। किसान चौंक गए। उन्होंने एक सुंदर स्त्री को पेड़ के पीछे छिपे हुए देखा। रानी ने उनसे पूछा, क्षमा करें, आप लोग किस राज्य के रहने वाले हैं? एक बुजुर्ग किसान ने जवाब दिया, हम भोगवती राज्य के रहने वाले हैं। आप कौन हैं और आप यहां अकेली क्यों हैं? रानी ने उन्हें बताया कि वे रानी चंद्रावती हैं और उन्हें मृगपुरी के राजा ने बंदी बना लिया था। किसी तरह भागकर वे यहां तक पहुंची हैं। किसान उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी रानी उनके सामने खड़ी है। उन्होंने रानी को पहचानने के लिए कुछ सबूत मांगे। रानी ने उन्हें अपने कंगन दिखाए, जो भोगवती राज्य की रानी होने का प्रतीक थे। किसानों ने कंगन देखकर उन्हें पहचान लिया। वे रानी के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे कि वे उन्हें पहले पहचान नहीं पाए। रानी ने उन्हें उठाया और उनसे राज्य की खबर ली। किसानों ने बताया कि युद्ध में भोगवती राज्य की हार हुई है और अब मृगपुरी का राजा भोगवती राज्य पर भी अपना शासन चला रहा है। यह सुनकर रानी चंद्रावती का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं, लेकिन जल्द ही उन्होंने हिम्मत जुटाई। उन्होंने किसानों से कहा कि वे उन्हें राजा रूपसेन से मिलाने में मदद करें। किसानों ने बताया कि राजा रूपसेन को भी बंदी बनाकर रखा गया है। वे उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले गए, जहां युद्ध हारने के बाद भोगवती राज्य के कुछ वफादार सैनिक छिपकर रह रहे थे। रानी चंद्रावती, चिंतामणि और मदन मंजरी उन वफादार सैनिकों के गुप्त ठिकाने पर पहुंची। वहां उन्हें भोगवती राज्य का वातावरण देखकर गहरा धक्का लगा। सैनिकों के चेहरों पर हताशा झलक रही थी। रानी को देखते ही सैनिकों में एक नई उम्मीद जगी। वे सभी रानी के चरणों में गिर पड़े और उनका स्वागत किया। रानी ने उन्हें दिलासा दी और भोगवती राज्य को फिर से आजाद कराने की योजना बनाने की बात कही। सेनापति, जिसका नाम वीरेंद्र था, ने रानी को बताया कि राजा रूपसेन को मृगपुरी के राजा के महल में ही कैद करके रखा गया है। वहां से उन्हें छुड़ाना काफी मुश्किल होगा। रानी चंद्रावती ने कहा, वीरेंद्र, हमें कुछ न कुछ करना होगा। मैं अपने पति को यूं ही कैद में नहीं रहने दे सकती। वीरेंद्र ने रानी को बताया कि उनके पास मृगपुरी के किले का एक पुराना नक्शा है। उस नक्शे में किले के गुप्त रास्तों का भी जिक्र है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ वफादार सैनिक अभी भी मृगपुरी की सेना में छिपकर रह रहे हैं। यही सुनकर रानी चंद्रावती को एक योजना सूझी। उन्होंने वीरेंद्र और अन्य सैनिकों के साथ मिलकर एक जटिल योजना बनाई। योजना के अनुसार वीरेंद्र के नेतृत्व में कुछ सैनिक मृगपुरी की सेना में पहले से शामिल वफादार सैनिकों की मदद से मृगपुरी के राजा को महल में ही बंदी बना लेंगे। इसके साथ ही रानी चंद्रावती किले के गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करते हुए राजा रूपसेन को छुड़ाने का प्रयास करेंगी।
चिंतामणि और मदन मंजरी उनके साथ रहेंगी। योजना काफी खतरनाक थी, लेकिन उनके पास भोगवती राज्य को बचाने का यही एक रास्ता था। रानी और वीरेंद्र जानते थे कि अगर उनका मिशन असफल हो गया तो उन्हें मृगपुरी के राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह के बिना भोगवती राज्य की रक्षा करने का प्रण लिया। रात के अंधेरे में भोगवती राज्य के वफादार सैनिकों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। वीरेंद्र के नेतृत्व में कुछ सैनिक मृगपुरी की सेना की वर्दी पहनकर किले में दाखिल हुए। उन्हें पहले से ही मृगपुरी की सेना में छिपे वफादार सैनिकों से संपर्क हो चुका था। मिलकर उन्होंने रात के समय महल के पहरेदारों को बेहोश कर दिया। इसके बाद वे तेजी से राजा के कक्ष की ओर बढ़े। दूसरी तरफ रानी चंद्रावती, चिंतामणि और मदन मंजरी किले के गुप्त रास्तों की ओर चल पड़ी। उनके साथ एक वफादार सैनिक था जिसे किले के गुप्त रास्तों की अच्छी जानकारी थी। रास्ता अंधेरा और संकरा था, कई बार उन्हें रेंगना पड़ता था। दीवारों से सीलन टपक रही थी और हवा में एक गंदी सी गंध थी। रानी चंद्रावती डर रही थी, लेकिन राजा रूपसेन को बचाने की जिद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। चलते चलते वे एक लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गए। सैनिक ने बताया कि यह दरवाजा किले के बाहर जंगल की ओर खुलता है। उसने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा जंग लगा हुआ था और हिल ही नहीं रहा। समय बीतता जा रहा था। रानी घबरा गईं। उन्हें डर था कि कहीं वीरेंद्र और उनके सैनिक राजा को बंदी बनाने में सफल ना हो पाए। तभी अचानक उन्हें किले के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। रानी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सैनिक से पूछा, क्या हुआ? सैनिक ने जवाब दिया, रानी साहिबा, शायद वीरेंद्र और उनके साथियों को कोई परेशानी हो गई है। चिंता की लहर रानी चंद्रावती के मन में दौड़ गई। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, हमें जल्दी से बाहर निकलना है। सैनिक ने दोबारा दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, इस बार थोड़ी ज्यादा ताकत लगाकर। लोहे में जंग लगने की कर्कश आवाज गूंजी, मगर दरवाजा हिला भी नहीं। इसी दौरान किले के अंदर से चीख पुकार की आवाजें और तलवारों की खनक तेज हो गई। रानी चंद्रावती बेचैन हो उठी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। एक तरफ जल्दी से बाहर निकलने की जल्दबाजी, दूसरी तरफ वीरेंद्र और उनके साथियों की चिंता उन्हें घेरे हुए थी। अचानक चिंतामणि बोली, रानी साहिबा, जंगले के पास ही दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है। शायद हम वहां से निकल सके। उम्मीद की एक किरण रानी के मन में जगी। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, देखो तो, क्या हम उस छेद से निकल सकते हैं? सैनिक दीवार के पास गया और छेद का निरीक्षण किया। छेद वाकई बहुत छोटा था। मुश्किल से एक दुबला पतला इंसान ही उससे निकल सकता था। सैनिक ने रानी की ओर देखा और कहा, रानी साहिबा, आप और शायद तोता निकल सकता है, लेकिन मैना के लिए मुश्किल होगा। मदन मंजरी, जो अब तक शांत बैठी थी, बोली, आप लोग पहले निकल जाइए, मैं बाद में किसी तरह निकल लूंगी। रानी चंद्रावती को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, नहीं मदन मंजरी, हम सब साथ निकलेंगे। इसी उधेड़बुन में समय बीत रहा था। किले के अंदर से चीख पुकार की आवाजें कम होने लगी, लेकिन सन्नाटा भी नहीं पधारा था। एक अजीब सी तनाव हवा में व्याप्त थी। तभी उन्हें किले के बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। सैनिक चौकन्ना हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, शायद मृगपुरी के सैनिक हैं। रानी चंद्रावती का दिल धक से बैठ गया। किले के बाहर मृगपुरी के सैनिकों का होना उनकी योजना के नाकाम होने का संकेत दे रहा था। उनके दिमाग में बिजली की तरह कई सवाल कौंधने लगे। क्या वीरेंद्र और उनके साथी पकड़े गए? क्या मृगपुरी का राजा उन्हें बंदी बनाने में सफल हो गया? उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, जल्दी से छिप जाओ। वे तीनों जल्दबाजी में दीवार के एक कोने में दुबक गए। चिंतामणि अपने पंजे से सैनिक का मुंह दबाए हुए थी, ताकि उसकी कोई भी आवाज बाहर न निकल पाए। कुछ ही देर में भारी कदमों की आहट तेज होने लगी। मशालों की रोशनी दीवार के पास तक आ गई। रानी चंद्रावती दीवार में बने छोटे से छेद से बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी। उनकी सांसें थम सी गईं। उन्होंने देखा कि मृगपुरी के सैनिक 4 लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। आगे चल रहे सैनिक से दूसरे सैनिक बात कर रहा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने राजा को बंदी बनाने की कोशिश की थी। यह सुनकर रानी चंद्रावती का दिमाग सुन्न हो गया। उनकी सारी योजना विफल हो चुकी थी। वीरेंद्र और उनके साथी पकड़े गए थे। अब उन्हें क्या करना चाहिए?
इस असमंजस में फंसी हुई रानी को आगे का रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। तभी चिंतामणि ने धीमी आवाज में कहा, रानी साहिबा, हमें यहां से निकलना होगा, ये सैनिक हमें भी पकड़ लेंगे। रानी ने सिर हिलाया और मदन मंजरी से फुसफुसाकर पूछा, क्या तुम उस छेद से निकल सकती हो? मदन मंजरी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, शायद हां, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी। रानी ने इंतजार नहीं करना चाहा। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, आप पहले निकल जाइए, हम दोनों चिड़ियों के साथ पीछे से आएंगी। सैनिक ने एक बार फिर छेद को देखा और फिर जल्दी से उसमें घुसने का प्रयास किया। कुछ देर में वह छेद के दूसरी तरफ जंगल में जा गिरा। रानी चंद्रावती ने चिंतामणि को अपने कंधे पर बैठाया और मदन मंजरी को अपने पल्लू में समेट लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और छेद की तरफ बढ़ी। छेद वाकई बहुत छोटा था। रानी को अपने शरीर को सिकोड़कर उसमें घुसना पड़ा। रास्ते में कई बार उनके कपड़े दीवार के नुकीले किनारों से रगड़े, जिससे उन्हें हल्का दर्द हुआ, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे करके वे छेद से बाहर निकलने में सफल रही। मदन मंजरी उनके पीछे पीछे कुछ मुश्किल से निकली। जंगल में पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वीरेंद्र और उनके साथियों को बचाना और भोगवती राज्य को फिर से आजाद कराना। रानी चंद्रावती जानती थी कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने वाली नहीं थी। उनके दिल में एक ज्वाला जल रही थी, अपने पति और अपने राज्य को वापस पाने की ज्वाला। रात के गहरे अंधेरे में जंगल के बीच खड़ी रानी चंद्रावती निराश तो थी, मगर हार मानने को तैयार नहीं थी। उनके सामने दो रास्ते थे। पहला, वीरेंद्र और साथियों को छुड़ाने की कोशिश करना, जो बेहद खतरनाक था, और दूसरा, किसी सुरक्षित ठिकाने पर जाकर मदद जुटाना। चिंतामणि ने रानी के विचार को पढ़ लिया और बोली, रानी साहिबा, फिलहाल हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मृगपुरी के सैनिक पूरे किले की तलाशी लेंगे। हमें कहीं छिपकर उनका गुस्सा शांत होने का इंतजार करना चाहिए। रानी चंद्रावती जानती थी कि चिंतामणि सही कह रही है। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने चिंतामणि की बात मानते हुए जंगल में ही एक घने पेड़ के नीचे शरण ली। कुछ देर बाद उन्हें किले की दिशा से मशालों की रोशनी कम होने लगी। इससे उन्हें लगा कि शायद मृगपुरी के सैनिकों ने किले की तलाशी पूरी कर ली है। रात भर वे पेड़ के नीचे ही छिपी रही। जंगल की आवाजें उन्हें डराती रही, लेकिन अपने राज्य और पति की फिक्र ने उन्हें सोने नहीं दिया। सुबह होते ही रानी चंद्रावती ने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें पता था कि भोगवती राज्य के कुछ वफादार सैनिक अभी भी जंगलों में छिपे हुए हैं। उन्हें उन सैनिकों से संपर्क करना था, लेकिन सवाल यह था कि वे उन सैनिकों को कैसे ढूंढें। रानी ने सोचा कि शायद कोई गडरिया या लकड़हारा जंगल के रास्तों से परिचित हो सकता है। इसी उम्मीद में वे जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। जंगल के बाहर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। रानी को थोड़ा डर था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक बूढ़े लकड़हारे को देखा, जो जंगल से लकड़ी काटकर ला रहा था। रानी ने उस लकड़हारे से पूछा कि क्या वह भोगवती राज्य के वफादार सैनिकों के बारे में कुछ जानता है। लकड़हारा चौंक गया। उसने रानी को ध्यान से देखा और फिर धीमी आवाज में पूछा, आप कौन है? रानी चंद्रावती ने इधर उधर देखा और फिर लकड़हारे के पास थोड़ा झुककर कहा, मैं रानी चंद्रावती हूं। लकड़हारा उनकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने झुककर रानी को राज सम्मान दिया और कहा, रानी साहिबा, आप जीवित हैं। ये कैसी बात हुई? सभी को लगा कि आपको मृगपुरी के राजा ने कैद कर लिया है। रानी ने सिर हिलाया और संक्षेप में जेल से भागने की कहानी सुनाई। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि भोगवती राज्य के वफादार सैनिक कहाँ छिपे हुए हैं? लकड़हारे ने जवाब दिया, रानी साहिबा, जंगल के उस ओर पहाड़ों के पास वे सैनिक छिपकर रह रहे हैं। उनका नेता वीरेंद्र सिंह है। रानी को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। उन्होंने लकड़हारे से जंगल का रास्ता पूछा और उसे किसी को भी उनके बारे में बताने से मना किया। लकड़हारे ने रानी को रास्ता बताने का वादा किया और कहा कि वह किसी को भी उनके बारे में नहीं बताएगा। रानी चंद्रावती, चिंतामणि और मदन मंजरी लकड़हारे के बताए रास्ते पर चल पड़ी। जंगल का रास्ता कठिन था, लेकिन रानी के हौसले बुलंद थे। उनके मन में अपने राज्य और पति को वापस पाने की ज्वाला तेज हो रही थी। पहाड़ों की तलहटी छूती जंगल की पगडंडी पर रानी चंद्रावती, चिंतामणि और मदन मंजरी चल रही थी।
धूप पैरों के झुरमुट से छनकर जमीन पर धब्बे बना रही थी। दूर से चिड़ियों की चहचहाहट और जंगली जानवरों की गुर्राने की आवाजें आ रही थी। रास्ता कठिन था। कांटेदार झाड़ियां उनके कपड़ों को अटका रही थी और जमीन पर बिखरे हुए पत्थर उनके पैरों में चुभ रहे थे। लेकिन रानी चंद्रावती बिना रुके चलती रही। उनके माथे पर पसीने की बूंदें जम चुकी थी, पर उनके इरादे पक्के थे। उन्हें वीरेंद्र सिंह और बाकी वफादार सैनिकों तक पहुंचना था। चलते चलते अचानक चिंतामणि ने रुककर रानी को इशारा किया। रानी ने भी रुककर ध्यान से देखा। कुछ ही दूरी पर पेड़ों के बीच उन्हें कुछ लोगों की हलचल दिखाई दी। उन्होंने चिंतामणि को कंधे पर बैठा लिया और मदन मंजरी को अपने पल्लू में छिपा लिया। धीरे धीरे वे उस जगह के करीब पहुंची। वहां उन्हें भोगवती राज्य की कुछ वफादार सैनिक दिखाई दिए। वे एक गुफा के मुंह पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। रानी चंद्रावती आगे बढ़ी और सैनिकों को संबोधित किया। वीर सैनिकों, मैं रानी चंद्रावती हूं। सैनिक चौंक गए। कुछ देर तो वे रानी को पहचान ही नहीं पाए। फिर धीरे धीरे उनके चेहरों पर खुशी छा गई। वे सब जल्दी से उठे और रानी को राज सम्मान दिया। वीरेंद्र सिंह भी वहां मौजूद था। वह रानी को देखकर भावुक हो गया। उसने बताया कि उन्हें लगा था कि रानी मृगपुरी के राजा के चंगुल में फंस गई है। रानी ने उन्हें जेल से भागने और किले में हुए घटनाक्रम के बारे में बताया। यह सुनकर वीरेंद्र सिंह और बाकी सैनिक गुस्से से भर गए। उन्होंने रानी को बताया कि मृगपुरी के राजा ने राजा रूपसेन को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया है और उन्हें भोगवती राज्य की राजधानी में ही जेल में रखा है। यह सुनकर रानी चंद्रावती का दिल जल उठा। उन्होंने वीरेंद्र सिंह से पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं? वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, रानी साहिबा, फिलहाल हमें अपनी सेना को मजबूत करना होगा। जंगल में कई ऐसे लोग छिपे हुए हैं जो भोगवती राज्य के वफादार हैं। हमें उन्हें ढूंढकर अपनी सेना में शामिल करना होगा। रानी चंद्रावती सहमत हुई। उन्होंने वीरेंद्र सिंह और बाकी सैनिकों के साथ मिलकर भोगवती राज्य को वापस पाने की योजना बनानी शुरू कर दी। रानी चंद्रावती, वीरेंद्र सिंह और बाकी वफादार सैनिक गुफा में युद्ध सभा से लगाए बैठे थे। रानी ने विस्तार से बताया कि मृगपुरी के राजा ने उन्हें कैसे बंदी बनाने की कोशिश की और किले से भागने में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वीरेंद्र सिंह ने भी राजा रूपसेन के अपमान का हाल सुनाया। गुफा में गुस्से का माहौल छा गया। सैनिकों की आंखों में बदला की ज्वाला जल रही थी, लेकिन गुस्से से कुछ नहीं होने वाला था। रानी जानती थी कि भोगवती राज्य को वापस पाने के लिए उन्हें चालाकी से काम लेना होगा। उन्होंने वीरेंद्र सिंह से पूछा, वीरेंद्र, तुमने बताया कि जंगल में कई वफादार लोग छिपे हुए हैं। उन्हें हमारी सेना में शामिल करने की योजना कैसी है? वीरेंद्र ने सहमति जताई। उन्होंने बताया कि जंगल में रहने वाले कुछ लोगों से उन्हें भरोसा है। वे उनकी मदद से गुप्त रूप से वफादार सैनिकों से संपर्क कर सकते हैं। रानी को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने आगे पूछा, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? एक सैनिक ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, हम आसपास के गांवों में भी जा सकते हैं। वहां के लोगों को भोगवती राज्य की दशा के बारे में बता सकते हैं। हो सकता है वे हमारा साथ दें। यह सुझाव भी रानी को पसंद आया। उन्होंने कहा, हाँ, यह अच्छा विचार है। जनता के समर्थन के बिना युद्ध जीतना मुश्किल होगा। हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि हम भोगवती राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में यही रणनीति बनाई गई। वीरेंद्र सिंह के विश्वसनीय लोगों ने जंगल में छिपे वफादार सैनिकों से संपर्क किया। धीरे धीरे भोगवती की पूर्व सेना के कई सैनिक गुफा में आकर रानी से मिलने लगे। रानी उनका हौसला बढ़ाती और उन्हें भोगवती राज्य की मुक्ति का वचन देती। दूसरी तरफ कुछ सैनिकों को आसपास के गांवों में भेजा गया। वे रात के समय गुप्त रूप से गांवों में जाते और वहां के लोगों को मृगपुरी के राजा के अत्याचारों के बारे में बताते। साथ ही वे रानी चंद्रावती की वीरता के किस्से सुनाते। कुछ ही दिनों में गांवों में भोगवती राज्य के राजा और रानी के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। कुछ गांवों के मुखिया रानी से गुप्त रूप से संपर्क करने लगे। उन्होंने रानी को भोजन, सहायता और यहां तक कि अपने युवाओं को भी सैनिक के रूप में देने का वादा किया। रानी चंद्रावती उनकी मदद से अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाती जा रही थी। रानी चंद्रावती की रणनीति रन ला रही थी। जंगल से आते वफादार सैनिकों और गांवों से मिलने वाली मदद से उनकी सेना धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही थी।
गुफा में दिन रात युद्धाभ्यास होता, रणनीतियां बनती और मृगपुरी के सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाती थी। एक दिन वीरेंद्र सिंह रानी के पास आया और बोला, रानी साहिबा, हमें पता चला है कि मृगपुरी का राजा कुछ ही दिनों में भोगवती राज्य की राजधानी में एक स्वर्ण महोत्सव मनाने वाला है। पूरे राज्य के गणमान्य लोग और सैनिक इस महोत्सव में शामिल होंगे। रानी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें लगा कि यह भोगवती राज्य को आजाद कराने का एक अच्छा मौका हो सकता है। उन्होंने वीरेंद्र से पूछा, तुम्हारे विचार से हम इस मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं? वीरेंद्र ने सोचते हुए कहा, रानी साहिबा, हम अपने सैनिकों को राजधानी के आसपास छिपाकर रख सकते हैं। जब महोत्सव शुरू होगा और मृगपुरी का राजा सुरक्षा में थोड़ा ढीला पड़ेगा, तब हम अचानक हमला कर सकते हैं। रानी को यह योजना अच्छी लगी, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं उनकी योजना मृगपुरी के राजा तक न पहुंच जाए। उन्होंने कहा, वीरेंद्र, यह तो अच्छी योजना है, लेकिन हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारी योजना किसी भी सूरत में मृगपुरी के राजा तक न पहुंचे, वरना वे पहले ही हमारी तरफ सख्ती कर देंगे। वीरेंद्र ने कहा, रानी साहिबा, आप चिंता न करें, हम अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को ही राजधानी में भेजेंगे। वे वहां गुप्त रूप से रहकर महोत्सव की तैयारियों और मृगपुरी के सैनिकों की संख्या का पता लगाएंगे। योजना तय होने के बाद सभी सैनिकों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। कुछ सैनिक रानी चंद्रावती के साथ गुफा में ही रहकर रणनीति पर विचार करते रहे। वहीं कुछ वीर सैनिक राजधानी की ओर रवाना हो गए। रानी चंद्रावती गुफा में बैठी युद्ध की तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। वीरेंद्र सिंह अभी अभी राजधानी से लौटे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वीरेंद्र सिंह, रानी ने पूछा, राजधानी से क्या समाचार लाए हो? वीरेंद्र सिंह ने सिर झुकाकर कहा, रानी साहिबा, मृगपुरी का राजा स्वर्ण महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है। पूरे राज्य से व्यापारी, कलाकार और गणमान्य लोग आ रहे हैं। साथ ही राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अपने सबसे ताकतवर सैनिकों को राजधानी में तैनात कर दिया है। रानी ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या हमारा राजधानी पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल तो जरूर होगा, रानी साहिबा, वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, लेकिन असंभव नहीं। हमारे जासूसों ने पता लगाया है कि महोत्सव के दौरान राजा मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। उस समय राजधानी की सुरक्षा थोड़ी कमजोर हो जाएगी। रानी ने सोचते हुए कहा, तो यही मौका है हमला करने का। वीरेंद्र सिंह ने सहमति जताई। उन्होंने आगे बताया, लेकिन रानी साहिबा, एक समस्या और है। मृगपुरी के राजा को राजा रूपसेन को सबके सामने अपमानित करने का विचार है। वे उन्हें जंजीरों में जकड़कर महोत्सव में घुमाना चाहते हैं। यह सुनकर रानी का गुस्सा भड़क उठा। यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला उनकी जान पर बन सकता है। रानी ने कहा, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, रानी साहिबा, वीरेंद्र ने बेबस होकर जवाब दिया, लेकिन हम राजा रूपसेन को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में रानी चंद्रावती और वीरेंद्र सिंह ने राजधानी पर हमले की योजना को अंतिम रूप दिया। उनका मुख्य लक्ष्य राजधानी पर कब्जा करना और राजा रूपसेन को छुड़ाना था। साथ ही वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि आम जनता को कम से कम नुकसान पहुंचे। योजना के मुताबिक रानी चंद्रावती अपने सैनिकों के साथ जंगल से निकलकर महोत्सव वाले दिन राजधानी के बाहर छिप जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कुछ सैनिक पहले ही राजधानी में घुसपैठ कर चुके थे। वे महोत्सव के दिन राजा रूपसेन को जेल से छुड़ाने का प्रयास करेंगे। उत्सव का दिन आ गया। राजधानी में चारों तरफ खुशी का माहौल था, मगर रानी चंद्रावती और उनके वीर सैनिकों के दिलों में गुस्सा और ज्वाला दहक रही थी। वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कुछ सैनिक पहले ही राजधानी में। ड्राफ्ट एक उत्सव का दिन आ गया। राजधानी में चारों तरफ खुशी का माहौल था, मगर रानी चंद्रावती और उनके वीर सैनिकों के दिलों में गुस्सा और ज्वाला दहक रही थी। वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कुछ सैनिक पहले ही राजधानी में छिपकर रह रहे थे। महोत्सव की धूमधाम शुरू होते ही उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया। जेल के पहरेदारों को चकमा देकर वे राजा रूपसेन को जेल से मुक्त कराने में सफल रहे। इसी दौरान रानी चंद्रावती भी अपने सैनिकों के साथ राजधानी में दाखिल हुई। उन्होंने पहले से चिन्हित जगहों पर अचानक हमला कर दिया। मृगपुरी के सैनिक अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। रानी चंद्रावती की सेना ने तेजी से राजधानी पर अपना कब्जा जमा लिया। युद्ध के दौरान रानी चंद्रावती ने यह सुनिश्चित किया
कि आम जनता को कम से कम नुकसान पहुंचे। उनकी इस रणनीति का फायदा हुआ। कई सैनिक जो पहले मृगपुरी के राजा के अधीन थे, रानी चंद्रावती का साथ देने लगे। युद्ध के दौरान ही रानी चंद्रावती और वीरेंद्र सिंह को पता चला कि मृगपुरी का राजा रूपसेन को जंजीरों में जकड़कर जुलूस निकालने की तैयारी कर रहा था। गुस्से से तिलमिलाई रानी अपने सैनिकों के साथ राज दरबार की ओर रवाना हो गई। जब रानी दरबार में पहुंची तो वहां का दृश्य भयानक था। राजा रूपसेन को जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा किया गया था। मृगपुरी का राजा उन्हें अपमानित करने के लिए वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहा था। रानी चंद्रावती की गर्जना से पूरा दरबार हिल गया। उन्होंने मृगपुरी के राजा को चुनौती दी और युद्ध करने के लिए ललकारा। दोनों राजाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। रानी चंद्रावती अपनी तलवार चलाने के हुनर में कमाल रखती थी। उन्होंने युद्ध में मृगपुरी के राजा को परास्त कर दिया। मृगपुरी का राजा बंदी बना लिया गया। रानी चंद्रावती ने राजा रूपसेन को जंजीरों से मुक्त कराया और उन्हें भोगवती राज्य का सिंहासन वापस लौटाया। भोगवती राज्य के लोग खुशी से झूम उठे। रानी चंद्रावती और राजा रूपसेन का राज्याभिषेक धूमधाम से हुआ। रानी चंद्रावती अपनी वीरता